हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 2 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आज के यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसने पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता? तो पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया। इन्होंने देखिए लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए उन्हें 78-22 के बहुमत से हराते हुए पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 को अपने नाम किया है। किसने जीता ये पूछा गया, तो ये जीता है विराट कोहली ने। भारत में देखिए विराट कोहली ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब जीता था। अब पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी विराट कोहली ने अपने नाम किया है। देखिए ये जो अवार्ड है पबीटी स्पोर्ट्स ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। पबीटी ग्रुप कंपनी की एक शाखा है ये, जो कि लंदन बेस एक कंपनी है, जो कि देखिए मिलेनियल्स और जेन जेड जैसे अलग अलग कंपनी से अलग अलग संस्थाएं हैं। इन्हें समाचार, खेल, मनोरंजन और अलग अलग कल्चर से संबंधित सामग्री प्रदान करती है। पबीटी ग्रुप कंपनी की स्थापना 2014 में की गई थी। इसके द्वारा पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भारत के विराट कोहली को दिया गया। यहाँ पर देखिए विराट कोहली की कुछ उपलब्धियों के बारे में हमको बात कर लेनी चाहिए। तो विराट कोहली ने अभी तक उनके जीवन काल में, अभी तक उनके करियर में ऑलमोस्ट 112 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 292 वनडे मैचेस खेले हैं, T20 मैचेस इन्होंने 115 खेले हैं और आईपीएल मैचेस 237 अपने नाम किए हैं। विराट कोहली 50 वनडे अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज है पूरे वर्ल्ड में। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आईसीसी ने इन्हें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया था। वर्तमान में ये इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वालों की सूची में ये सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर विराट कोहली के बारे में भी हमने सभी फैक्ट पर बात कर ली, नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट थे। और पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब भी विराट कोहली ने ही अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है, जहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की सभी करंट अफेयर आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। आपको पूरी बुक अपडेटेड फॉर्म में मिलेगी, अपडेटेड वर्जन में मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप सीधे वहां पर जाकर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक की हार्ड कॉपी डायरेक्ट आपके घर भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए मेगा टेस्ट सीरीज भी प्लान की गई है। 4 आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट मिलेंगे। 7 जनवरी से ये टेस्ट शुरू होंगे फ्रेंड्स। 4 टेस्ट है और हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। शार्प 4 PM आपका 1 शॉट टेस्ट शुरू होगा और चारों टेस्ट को मिलाकर सभी स्टूडेंट को रैंक दी जाएगी। जो टॉप 100 रैंकर होंगे फ्रेंड्स, उन्हें क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे, काफ़ी एक्साइटिंग गिफ्ट दिए जाएंगे। इस मेगा टेस्ट सीरीज के रिजल्ट का अनाउंसमेंट आपको 31 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप मेगा टेस्ट सीरीज को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। चारों टेस्ट आपके लिए फ्री है। अगर आपको कोई भी डाउट है ईयरली करंट अफेयर बुक को लेकर या फिर मेगा टेस्ट सीरीज को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए। वहां पर आपके जितने भी डाउट है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाएगा? तो इस साल 2024 में ये इसका पहला ही संस्करण है फ्रेंड्स, डेजर्ट साइक्लोन के नाम से, जो कि भारत और यूएई के मध्य में आयोजित किया जाएगा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत और यूएई के मध्य में आज से मतलब 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 तक भारत के राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाना, साझा करना और आपसी समन्वय स्थापित करना इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024, जो कि पहला ही संस्करण है, भारत और यूएई के मध्य में आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा दोनों देशों की नौसेना के मध्य में एक और संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है,
जिसे जायद तलवार के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 2023 को लास्ट ईयर दुबई में जायद तलवार का आयोजन भारतीय नौसेना और यूएई की नौसेना के मध्य में आयोजित किया गया था। और अब डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और यूएई की सेना के मध्य में भारत के राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। ओके, इसके बाद आइए, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता? तो वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड को शीतल देवी ने अपने नाम किया। शीतल देवी को आप सभी जानते हैं, एक पैरा आर्चर है, भारत की बहुत ही फेमस। इन्होंने देखिए हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड को अपने नाम किया है। एशियाई पैरा खेलों की चैंपियन है शीतल देवी, भारत से बिलोंग करती है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्चरी में कंपाउंड वुमेन कैटेगरी में मेडल अपने नाम किया है और ये विश्व तीरंदाजी पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला तीरंदाज बन गई है। अब देखिए, ये तो हो गया वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड की बात। इसके अलावा अदर विजेता, अदर विनर की बात करें तो मेटे गाजोज, जो कि तुर्की से बिलोंग करते हैं, इन्होंने देखिए रिकर्व मैन कैटेगरी का पुरस्कार अपने नाम किया है। और इसके अलावा हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब कोलंबिया की सारा लोपेज ने अपने नाम किया। वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड को भारत की शीतल देवी ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? वित्त आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान में यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य के मध्य में वित्त के बंटवारे से संबंधित है वित्त आयोग। आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है और इसकी अनुशंसा भारत में 5 साल तक लागू होती है। हाल ही में देखिए 16वें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है और इसके अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगरिया को नामित किया गया। अरविंद पनगरिया का आपने पहले भी नाम सुना होगा। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब इन्हें 16वें वित्त आयोग का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे और इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर अरविंद पनगरिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके अलावा श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16वें वित्त आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि वो अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सरकार को सबमिट कर दे ताकि 1 अप्रैल 2026 को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए इसे लागू किया जा सके। तो ये 16वां वित्त आयोग है भारत में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष लास्ट टाइम NK सिंह थे, इसे भी याद रखिएगा। और अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगरिया को नियुक्त किया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है जो कि केंद्र और राज्य के मध्य में वित्त के बंटवारे को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुशंसाएं प्रदान करता है। काफ़ी बार स्टेट और सेंट्रल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अक्सर हमने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री की बात करें तो ये इंडिया बन गया है। आंसर इंडिया हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के आंकड़ों को जारी किया गया है अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर। इसके अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर इंडिया है, जिसने देखिए पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 24% दूध का उत्पादन किया। मतलब 2021-22 के टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन हुआ है उसमें 24% पार्टिसिपेशन इंडिया का है। तो इस तरह से इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 2021-22 में भारत का दूध उत्पादन 22 करोड़ टन है। अब यहाँ पर टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री के बारे में आपको पता चल गया, ये इंडिया है। लेकिन हमें टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले पर हो गई इंडिया, सेकंड पर आती है USA, तीसरे पर है चाइना, फोर्थ पर है पाकिस्तान और 5वें नंबर पर है ब्राज़ील। सबसे बड़ा कौन है मिल्क प्रोड्यूसर? इंडिया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और अर्जेंटीना। इसमें से अर्जेंटीना ऐसा देश है जो कि 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा। बाकी तीनों ही 2024 में ब्रिक्स समूह के सदस्य बन गए। ब्रिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वर्ल्ड की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है जिसमें इंडिया भी शामिल है। 2006 में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन ने मिलकर
ब्रिक्स समूह की स्थापना की थी। तब इसमें केवल 4 देश थे, लेकिन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया जाता है। साउथ अफ्रीका के शामिल होने से ये ब्रिक्स के रूप में पहचाना जाने लगा। और अब 2024 से इस समूह में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को भी 1 जनवरी को प्रवेश मिल गया। लेकिन अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट हैं जेवियर मेली, इन्होंने मना कर दिया कि अभी हम ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होंगे, बाद में कभी देखा जाएगा, लेकिन अभी किसी कारणवश हम ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं हो सकते। तो इसलिए अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, ये अभी ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना। 5 पहले थे, उनको याद रखिएगा, और ये जो नए जुड़े हैं इन्हें भी याद रखिएगा। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स संगठन के सदस्य बने हैं। पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स समूह के देशों में ही निवास करती है, जो कि पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 45% है। तो आप यहाँ पर इस संगठन की वैल्यू समझ सकते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमी को लीड करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए 5 पहले मेंबर थे और ये नए मेंबर जो जुड़े हैं सभी को याद रखिएगा। आरबीआई ने हाल ही में डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंस बैंक की सूची जारी की। इनमें कौन सा बैंक सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, आरबीआई ने हाल ही में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की एक सूची जारी की, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई की इस सूची में शामिल नहीं है। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई की डीएसआईबी की सूची में शामिल नहीं किया गया। भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसमें शामिल है। अब देखिए, ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंस बैंक है क्या, एक्चुअल में ये सूची क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है, जिसमें कुछ बैंकों को जगह दी गई। जिन बड़े बैंकों को इस सूची में जगह दी गई है वो अपने पास अलग से ज्यादा पैसा रख सकते हैं, जिसे सामान्यतः इक्विटी कहा जाता है, ताकि ऑल ओवर अगर किसी भी प्रकार का क्राइसिस आता है, इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो ये सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऐसी सिचुएशन को संभाल सकते हैं और पूरी वित्तीय प्रणाली को स्थिर रखने में ये बैंक मदद कर सकते हैं। तो इसे ही डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंस बैंक के नाम से या इस सूची के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाल में बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा। होंशु द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए, नाम से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये जापान का एक द्वीप है फ्रेंड्स, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि होंशु द्वीप के पश्चिमी हिस्से में हाल ही में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो जापान आप जानते हैं रिंग ऑफ फायर में स्थित है, प्रशांत महासागर की जो रिंग ऑफ फायर है, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। पूरा जापान उस रिंग ऑफ फायर में स्थित है, इसीलिए वहां पर भूकंप आते रहते हैं। और अभी जो हाल ही में नया भूकंप देखा गया वो जापान के होंशु द्वीप पर देखा गया है। यहाँ पर महज 1.5 घंटे के अंदर देखिए 21 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ये ज्वालामुखी और भूकंप का एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, जो कि प्रशांत महासागर में 40,000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा एक टेक्टोनिक बेल्ट है। प्रशांत महासागर में अधिकतम हिस्सा ये रिंग ऑफ फायर घेरता है। पूरे वर्ल्ड के अधिकतम ज्वालामुखी और भूकंप यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो जापान में भी इसीलिए सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि जापान इस रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो होंशु द्वीप किस देश का द्वीप है? जापान का है। किस महासागर में स्थित है ये पूछा जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलिए, भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस को हाल ही में लॉन्च किया गया। ये किसके निर्बाध परिवहन से संबंधित है? तो एनटीपीएस को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, जो कि देखिए वन उपज के सुगमता पूर्वक और निर्बाध परिवहन से संबंधित है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री हैं सेंट्रल में भूपेंद्र यादव। इन्होंने हाल ही में देश भर में लकड़ी, बांस और जितनी भी वन उपज हैं उनके निर्बाध परिवहन के लिए परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरे भारत में एनटीपीएस को लॉन्च किया। अब ये क्या है? तो एनटीपीएस एक तरह का पास होगा पूरे देश में, वन नेशन वन पास के रूप में ये काम करेगा, जो कि वन उपज को कहीं भी लाने ले जाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और एक ही बार में बिना निर्बाध गति के, बिना निर्बाध परिवहन के पूरे देश में ये लागू किया जाएगा।
तो एनडीपीएस की कल्पना वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है, जो कि पूरे देश में वन उपज को कहीं भी ले जाने में निर्बाध रूप से कहीं भी आवागमन में सक्षम बनाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की यह पहल पूरे देश में कृषि वानिकी में शामिल जो वृक्ष उत्पादक हैं, जितने भी किसान हैं, उनको एकीकृत और ऑनलाइन मोड प्रदान करेगी, ताकि वो प्रोत्साहित हो वन उपज के उत्पादन के लिए और वन उपज को उत्पादित करके देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। पूरे देश में जितने भी ऐसे किसान या लोग हैं जो कि वानिकी से संबंधित काम करते हैं, उनको वानिकी के प्रति उत्साहित करने के उद्देश्य से, उनके प्रोडक्शन के प्रति उत्साहित करने के उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। ओके, तो आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? आप सभी जानते हैं और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जेडीयू, जिसे जनता दल यूनाइटेड के नाम से जाना जाता है, बिहार का एक राजनीतिक दल है। इसके नए अध्यक्ष हाल ही में नीतीश कुमार पुनः नियुक्त किए गए, तो नीतीश कुमार यहां पर आंसर हो जाएगा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह थे, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अब इनके इस्तीफे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार को पुनः नियुक्त किया गया है। तो नीतीश कुमार वर्तमान में जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अब यहां पर देखिए, इस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार का एक प्रमुख राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड, शॉर्ट में जेडीयू के नाम से जाना जाता है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय एक राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 2003 में जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी के संयुक्त रूप से विलय के बाद किया गया था। तो 2003 में जेडीयू पार्टी अस्तित्व में आई थी। वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष नीतीश कुमार बने हैं, जो कि बिहार के वर्तमान में सीएम के पद पर हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए, 2 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर में हम मई मंथ में थे। देखिए यहां पर 3 मई 2023 को एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने अपने नाम किया। 4 मई 2023 को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 4 मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया। 5 मई 2023 को नरेंद्र मोदी को फ्रांस की बेस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 5 मई 2023 को रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया? तो ये जापान हो जाता है। इसके बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम राज्य में बनाया गया। 6 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद वहां पर केंद्र ने संविधान का आर्टिकल 355 लागू किया। तो ये सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, उन्हें हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे। पहला देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति में लोकसभा के अध्यक्ष शामिल नहीं होंगे। 82वें इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा और असम सरकार के मध्य में एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अयोध्या से देश में पहली बार 2 अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। 12वें दिव्य कला मेले 2023 का आयोजन गुजरात राज्य में किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और चाइना पहले स्थान पर है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। इसके बाद आइए, भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एपोलेट्स छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरित है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत गुजरात राज्य में की जाएगी। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन एक्सपो सेट के नाम से लॉन्च किया जाएगा। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मैंने आपको बताया था डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।
यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।